आज एक ऐसे राज्य की कहानी पर चर्चा करेंगे जिसकी दास्तान पीढ़ियों तक फैली है। एक ऐसा इलाका जो कभी पूरी दुनिया के लिए एक पावर हाउस हुआ करता था, लेकिन आज एक संघर्षरत इकोनॉमी बन चुका है। सोर्स मटेरियल को करीब से देखने पर यह समझना वाकई दिलचस्प हो जाता है कि आखिर वो राज्य जिसने कभी आधुनिक सिंगापुर जैसे देश को बनाने की प्रेरणा दी थी, वो आज विकास की दौड़ में इतना पीछे कैसे छूट गया। तो इस पूरी टाइमलाइन को समझने के लिए हम इन 6 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। द पैराडॉक्स ऑफ बंगाल, द गोल्डन एरा, डिकेड्स ऑफ रेड रूल, द राइज ऑफ ममता, न्यू फ्लैग्स, ओल्ड सिस्टम और आखिर में वेलफेयर, स्कैम्स और अनरेस्ट। चलिए बिना देर किए अपने पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, द पैराडॉक्स ऑफ बंगाल, फ्रॉम इंस्पिरेशन टू स्टैग्नेशन। यह हिस्सा हमें उस चौंकाने वाले सच से रूबरू कराता है कि कैसे प्रेरणा का एक इतना बड़ा स्रोत अचानक से एक ठहराव का शिकार हो गया। अब अगर हम ऐतिहासिक डेटा को देखें तो हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन कड़वा कॉन्ट्रास्ट आता है। एक तरफ वो बंगाल है जिसे दुनिया अब रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, सत्यजीत रे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महान आइकन्स के लिए जानती थी। ये वो दौर था जब इस राज्य ने पूरे देश को एक दिशा दिखाई। और दूसरी तरफ आज का परिदृश्य है जहां बेरोजगारी, एसएससी घोटाले और संदेश खाली जैसे गंभीर मुद्दे सुर्खियों में हैं। ये विरोधाभास वाकई काफी गहरा है। और आज के इस संघर्ष को ये नंबर यानी 27 बहुत ही बेबाकी से बयां करता है। जरा सोचिए, जिस राज्य में भारत की सबसे पहली अंडरग्राउंड मेट्रो दौड़ी थी, जहां देश का पहला ट्रैम सिस्टम शुरू हुआ, आज वही राज्य हमारे 28 राज्यों में से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 27वें पायदान पर खड़ा है। ये आंकड़ा अपने आप में एक बड़ा सबूत है कि कैसे बुनियादी ढांचे में हमेशा सबसे आगे रहने वाला ये राज्य आज विकास के इतने सारे पैमानों पर जूझ रहा है। अब थोड़ा सा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और चलते हैं अपने दूसरे हिस्से की ओर, द गोल्डन एरा, अ ग्लोबल पावर हाउस। देखते हैं कि असल में ये सफर शुरू कहां से हुआ था। अगर हम 17वीं और 18वीं सदी के उस दौर में जाएं, तो ब्रिटिश अर्थशास्त्री एंगस मैडिसन का शोध हमें बताता है कि ग्लोबल जीडीपी में इस क्षेत्र का योगदान पूरे 12% था। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। यही नहीं, उस समय पूरे एशिया में निर्यात होने वाला 80% कच्चा रेशम अकेले यहीं से पैदा होता था। यहाँ के मलमल और रेशम की क्वालिटी इतनी शानदार थी कि मार्को पोलो से लेकर तमाम यूरोपीय यात्रियों तक सब ने इसके कसीदे पढ़े थे। और ये जो जबरदस्त आर्थिक ताकत थी ना, इसने एक बेजोड़ बौद्धिक पुनर्जागरण यानी इंटेलेक्चुअल रेनेसा को भी जन्म दिया। जैसे 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई, 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन हुआ, 1857 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी बनी जहां से भारत को अपना पहला पीएचडी स्कॉलर मिला, और फिर 1895 में जगदीश चंद्र बोस द्वारा रेडियो वेव्स का सफल ट्रांसमिशन। तो ये सिर्फ पैसों की बात नहीं थी, बल्कि ये राज्य पूरे भारत में सामाजिक और वैज्ञानिक सुधारों का एक धड़कता हुआ केंद्र बन चुका था। इस सबसे जो सबसे अहम बात निकल कर आती है वो ये है कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, तब ये राज्य भारत का निर्विवाद औद्योगिक इंजन था। पूरे भारत के इंडस्ट्रियल आउटपुट का 27% हिस्सा तो अकेले यहीं से आ रहा था। टाटा स्टील, बाटा और आईटीसी जैसी दिग्गज कंपनियों का घर यही राज्य था। कहने का मतलब है कि ये औद्योगिकरण का एक बिल्कुल परफेक्ट और बेजोड़ मॉडल था। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, वक्त ने करवट ली। अब हम आते हैं अपने तीसरे पड़ाव पर, डिकेड्स ऑफ रेड रूल, कैपिटल फ्लाइट एंड कॉन्फ्लिक्ट। सोर्स के मुताबिक इसी दौरान एक ऐसा दौर शुरू हुआ जहां आए दिन हड़तालें होने लगीं। हालात ये थे कि 1980 आते आते हर साल औसतन 100 से ज्यादा हड़तालें दर्ज होने लगीं। उग्र ट्रेड यूनियनवाद का ऐसा माहौल बना कि फैक्ट्री मालिकों के साथ शारीरिक हिंसा तक की जाने लगी। सोर्स में एक बड़ी घटना का जिक्र है जहां एक प्रमुख उद्योगपति को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया, जिसके बाद उन्होंने अपने सारे निवेश वहां से समेट लिए और फिर कभी मुड़कर नहीं देखा। इन डराने वाली घटनाओं की वजह से बड़े पैमाने पर पैसा राज्य से बाहर जाने लगा, जिसे हम कैपिटल फ्लाइट कहते हैं, और इसी ने वहां के शानदार औद्योगिकरण की कमर तोड़ दी। और इसी दौरान एक बहुत ही खास तरह की विचारधारा वहां पनपने लगी थी, जिसे सोर्स में एक नारे के जरिए बड़े खूबी से दर्ज किया गया है। कंप्यूटर खाबे ना, लोग खाबे। यानी क्या कंप्यूटर खाना खाएगा या इंसान? इस उग्र सोच का नतीजा ये हुआ कि राज्य ने आने वाली आईटी क्रांति को सिरे से खारिज कर दिया। जरा सोचिए, जब पूरा देश आईटी का हब बनने की होड़ में था, तब यहां कंप्यूटर लगाने का जमकर विरोध किया जा रहा था। और इसका सीधा फायदा मिला बेंगलोर जैसे शहरों को, जो इस रेस में कहीं आगे निकल गए।
इस दौर के सच्चाई को बयां करने वाला एक और बेहद खौफनाक आंकड़ा है। 34 साल के इस लंबे शासनकाल में 28,000 से ज्यादा राजनीतिक हत्याएं दर्ज की गईं। इसी हिंसक और राजनीतिक उथल-पुथल वाले माहौल का असर ये हुआ कि वहां के स्कूलों कॉलेजों में योग्यता से कहीं ज्यादा राजनीतिक विचारधारा को तवज्जो मिलने लगी और फिर शुरू हुआ वहां के बेहतरीन प्रोफेसरों और बुद्धिजीवियों का बड़े पैमाने पर पलायन। इतने उथल-पुथल वाले दौर के बाद आखिरकार सत्ता में एक बड़ा बदलाव आया। चलिए चलते हैं चौथे भाग की ओर, द राइज ऑफ ममता, अ शिफ्ट इन पावर। सोर्स बताता है कि 1990 में एक विपक्षी नेता पर बहुत ही क्रूर शारीरिक हमला हुआ था, लेकिन इसके बावजूद उनका संघर्ष नहीं रुका। असली टर्निंग पॉइंट तब आया जब 2006 में सिंगूर और नंदीग्राम में भूमि अधिग्रहण को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। नंदीग्राम में हुए प्रदर्शनों में 141 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और लगातार हो रहे इस भारी विरोध का नतीजा ये निकला कि टाटा नैनो प्रोजेक्ट को अपना प्लांट वहां से हटाकर गुजरात ले जाना पड़ा। तो साल 2011 में जाकर 34 साल लंबे शासन का अंत हुआ। अब आते हैं पांचवें भाग, न्यू फ्लैग्स ओल्ड सिस्टम पर। यह हिस्सा इस दावे को बहुत करीब से टटोलता है कि सत्ता तो बदली, लेकिन क्या राजनीतिक सिस्टम सच में बदला या सिर्फ झंडे का रंग? दरअसल नई सरकार के सत्ता में आने के महज 1 साल के अंदर ही कुछ ऐसी घटनाएं सामने आईं जो काफी चिंताजनक थीं। उदाहरण के तौर पर जादवपुर यूनिवर्सिटी के एक केमिस्ट्री प्रोफेसर को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उन्होंने एक कार्टून शेयर किया था। सोर्स की निष्पक्ष रिपोर्टिंग हमें दिखाती है कि नए शासन के ये शुरुआती कदम कहीं ना कहीं पुरानी सरकार की उस सेंसरशिप वाली आदत की ही याद दिला रहे थे, जहां असहमति को बर्दाश्त नहीं किया जाता था। इस विश्लेषण में एक कट मनी सिस्टम का भी जिक्र है और बताया गया है कि ये काम कैसे करता है। होता यह है कि पहले केंद्र से फंड आता है, फिर स्थानीय कैडर उसमें से अपना हिस्सा यानी कट निकाल लेता है और जो बचता है वो आम नागरिकों तक पहुंचता है। सोर्स के मुताबिक जो जमीनी कार्यकर्ता पहले पुरानी पार्टी के लिए काम करते थे, उन्होंने अपनी अवैध कमाई को चालू रखने के लिए बस अपनी वफादारी बदल ली। मतलब बुनियादी ढांचा वही पुराना रहा, बस चेहरे और झंडे नए हो गए। और इसी कट मनी वाले कल्चर ने आगे चलकर बहुत बड़े और भयानक वित्तीय घोटालों का रूप ले लिया। शारदा पॉन्जी घोटाले को ही ले लीजिए, जिसमें 17 लाख आम लोगों की गाढ़ी कमाई डूब गई। फिर नारद स्टिंग ऑपरेशन सामने आया, जिसमें कई बड़े नेता कैमरे पर खुलेआम नकद लेते हुए पकड़े गए। और एसएससी भर्ती घोटाला तो और भी हैरान करने वाला था, जहां छापेमारी के दौरान पूरे 50 करोड़ रुपए कैश में बरामद हुए। इन घटनाओं ने न जाने कितने योग्य और होनहार युवाओं के भविष्य पर हमेशा के लिए ताला लगा दिया। अब हम अपनी इस चर्चा के आखिरी और बेहद अहम पड़ाव पर पहुंच गए हैं, वेलफेयर स्कैम्स और अनरेस्ट, द मॉडर्न क्राइसिस। यहां हम आज के उस विरोधाभास को समझेंगे जहां एक तरफ तो बहुत सारी सरकारी योजनाएं चल रही हैं और दूसरी तरफ समाज में एक गहरी टूट-फूट दिखाई दे रही है। हाल ही के दिनों में वहां कानून व्यवस्था को लेकर कुछ बेहद ही गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। आरजी कर मेडिकल कॉलेज की उस दुखद घटना और संदेश खाली के मामलों ने लोगों के गुस्से को भड़का दिया, जिसके बाद सुरक्षा, न्याय और शासन व्यवस्था को लेकर सड़कों पर भारी जनविरोध देखने को मिला। और इसी दौरान एक बहुत ही अजीब सी स्थिति भी सामने आई, जहां खुद राज्य की मुख्यमंत्री अपनी ही सरकार के प्रशासन के खिलाफ न्याय की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन करती नजर आईं। लेकिन तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। आज वहां बड़े उद्योगों की जगह एक कल्याणकारी या वेलफेयर मॉडल ने ले ली है। 70 से ज्यादा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं का एक पूरा जाल बिछा हुआ है। कन्याश्री जैसी योजनाएं हैं जिन्होंने स्कूलों में बच्चों का ड्रॉप आउट कम किया है। लक्ष्मी भंडार है जो हर महीने आर्थिक मदद देता है, और सिर्फ 2 रुपए किलो चावल देने जैसी योजनाएं भी हैं। ये तमाम योजनाएं बेशक लाखों लोगों को एक बुनियादी और बेहद जरूरी राहत दे रही हैं, जिसकी चर्चा कई बार देश के बाकी हिस्सों में भी होती है। इस पूरे विश्लेषण के आखिर में सोर्स से निकलकर एक बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल हमारे सामने आता है। क्या ये जो तमाम कल्याणकारी योजनाएं हैं, ये सच में गरीबी का परमानेंट इलाज करती हैं या फिर सिर्फ गरीबी को मैनेज करने का काम करती हैं? क्या सिर्फ कैश बांटने और मदद देने भर से कोई राज्य वापस उसी स्वर्णिम, औद्योगिक और बौद्धिक ऊंचाई तक पहुंच सकता है जहां वो कभी हुआ करता था? इस सवाल का जो भी जवाब होगा वही इस राज्य का आने वाला कल तय करेगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।